भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची क्या होती है? 9th शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? हाल ही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण के लिए प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई होती है। जो 9वीं अनुसूची में क्या होता है? संविधान की 9वीं में केंद्रीय और तथा राज्य कानूनों की एक सूची समाविष्ट की गई होती है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती होती है और उन 9वीं तथा अनुसूची में अंतर प्रविष्ट किए गए किसी भी अधिनियम को न्यायपालिका के किसी भी तथा अतिक्रमण में सुरक्षा प्रदान करना होता है और भले ही तथा वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसे वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अतः स्थापित किया गया था और इसे नए अनुच्छेद 31B के द्वारा सृजित किया गया होता है, जो कि 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि तथा सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लाया गया था। जो IR एंड कोहलो बनाम तमिलनाडु एंड राज्यवाद जो था जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए थे और कानूनों की न्यायिक तथा समीक्षा की जा सकेगी और जिसका अर्थ होगा कि ऐसे कानूनों को पूर्णतः संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की वैधता की जांच करने के लिए दोहरे परीक्षण का निर्धारण किया है, जैसे कि क्या यह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है और यदि हाँ तो क्या यह उल्लंघन तथा मूल ढांचे को भी क्षति पहुंचाता है और यह उसे नष्ट कर सकता है। यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो केवल तभी 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों को संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। प्रवासी भारतीय नागरिक कौन होते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में सरकार द्वारा घोषित की गई प्रवासी भारतीय अधिनियम नागरिक ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड धारक और संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का लाभ नहीं उठा सकते होते हैं और प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना के विषय में OCI योजना का आरंभ अगस्त 2005 में तमिलनाडु नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा किया गया होता है। एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था, क्या था? भारत का नागरिक बनने का पात्र था अथवा 26 जनवरी 1950 के पश्चात कभी भी भारत का नागरिक था कभी भी भारत का नागरिक था अथवा 15/8 और 1947 के पश्चात भारत द्वारा अधिकृत क्षेत्र का निवासी था, वे OCI तथा पंजीकरण के लिए पात्र हैं। ऐसे व्यक्ति की वयस्क तथा संतानों भी OCI पंजीकरण हेतु पात्र होती हैं। OCI कार्ड धारकों को मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और वे सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यद्यपि उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए होते हैं, इसलिए उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए होते हैं वे केंद्र सरकार की नीति पर निर्भर होते हैं। एक पंजीकृत OCI को भारत आगमन हेतु बहु तथा उद्देशीय तथा आजीवन तथा वीजा प्रदान किया गया होता है। OCI कार्ड धारक व्यक्ति तथा कृषि और तथा बागान संपत्तियों के अर्जन से तथा संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक और तथा वित्तीय एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध समस्त तथा सुविधाओं के संबंध में अनिवासी भारतीय NRI के सामान्य समानता का हकदार होगा। एक पंजीकरण OCI कार्ड धारक व्यक्ति को भारत में आगमन पर किसी भी तथा अवधि तक रहने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी फोरेंस तथा रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या विदेशी पंजीकरण अधिकारी फोरेंस रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के समक्ष पंजीकरण से छूट प्रदान की गई होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं होता है। UN नॉट अदर स्टेट सुर्खियों में क्यों होती है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 की व्याख्या के तहत संयुक्त राज्य संघ एक राज्य नहीं होता है और वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है। अन्य संबंधित तथ्य कौन कौन से होते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द संघ एवं तथा राज्य सरकार संसद एवं राज्य संविधानों और तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त तथा स्थानीय अथवा अन्य तथा प्राधिकरणों को समाविष्ट करता है और सरकार ने तथा यह भी निर्दिष्ट किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के विरुद्ध विधिक कार्यवाही तथा करने हेतु भारत सरकार की सहमति आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि यह एक तथा विदेशी राज्य नहीं है।
सिविल प्रक्रिया संहिता क्या होती है? 1908 की धारा 86 में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार की सहमति से किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध किसी भी तथा न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता होता है। और हालांकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया होता है कि संयुक्त राज्य जो संयुक्त राष्ट्र और तथा उसके अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र विशेष अधिकार और तथा उन्मुक्ति अधिनियम 1947 के तहत उन्मुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। उच्च न्यायालय के अनुसार क्या होता है? यूएनओ को तथा प्रत्येक प्रकार की तथा कानूनी प्रक्रिया से तथा तब तक तथा उन्मुक्ति प्राप्त होती है जब तक कि तथा किसी विशिष्ट तथा मामले में इसने तथा अपनी उन्मुक्ति का तथा स्पष्ट रूप से त्याग नहीं कर दिया होता है। सुर्खियों में रहे अन्य संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं? अदर्स कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स न्यूज। अनुच्छेद 87 कौन सा होता है? राष्ट्रपति का विशेष तथा अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण तथा निर्वाचन के पश्चात प्रथम तथा सत्र के आरंभ में और प्रत्येक तथा वर्ष के प्रथम सत्र के तथा आरंभ में एक साथ तथा संसद के दोनों सदनों में तथा अभिभाषण करेगा और संसद को तथा उसके आह्वान के कारण बताएगा। प्रत्येक सदन की प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया का तथा विनिमयन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में तथा निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया गया होता है। अनुच्छेद 164(3) क्या होता है? किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल जो होता है तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या होता है? शपथ का उल्लेख होता है। अनुसूची के अनुसार शपथकर्ता ईश्वर के नाम पर या तथा सत्यनिष्ठ के आधार पर शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 340 क्या होता है? ये राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं में के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है। ये क्या करता है? राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आरक्षण प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण की निगरानी हेतु न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। और अनुच्छेद 371 क्या होता है? ये भारतीय संविधान का 21वां भाग होता है और यह देश के कुछ राज्यों के लिए अस्थायी तथा संक्रमणकालीन और तथा विशेष प्रावधानों का उल्लंघन करता है। जबकि अनुच्छेद 371 क्या होता है? संविधान के आरंभ होने के समय इसका हिस्सा होता है। और अनुच्छेद 371(1) से 371(j) को बाद में अतः स्थापित किया गया होता है। अनुच्छेद 371 क्या होता है? गुजरात एवं महाराष्ट्र। 371(1) क्या होता है? नागालैंड का होता है। 371(b) होता है असम का होता है। 371(c) होता है मणिपुर का होता है। 371(d) एंड (c) होता है आंध्र प्रदेश का होता है। 371(f) होता है सिक्किम का होता है। 371(g) होता है मिजोरम का। 371(h) होता है अरुणाचल प्रदेश का होता है। 371(1) होता है गोवा का होता है। 371(1) होता है कर्नाटक से संबंधित होता है। संसद राज्य एवं तथा विधायिका स्थानीय तथा सरकारों की कार्य पद्धति होती है। फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड द स्टेट लेजिस्लेशन लोकल एंड द गवर्नमेंट क्या होती है? विधायिका क्या होती है? लेजिस्लेशन। संसदीय तथा समिति होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। सुर्खियों की होती है। संसद के विगत सत्र में क्या होता है? सभी तथा विधेयकों को संसदीय तथा स्थायी समितियों की समीक्षा के बिना ही पारित कर दिया गया होता है। संसदीय तथा समितियों के बारे में संसदीय समिति दो प्रकार की होती है। स्थायी तथा समितियाँ होती हैं प्रकृति में स्थायी तथा प्रत्येक वर्ष सृजित सतत रूप से काम करती होती हैं। और तथार्थ समिति होती हैं प्रकृति में अस्थायी तथा सौंपे गए कार्य के समाप्त हो जाने के बाद कार्य करना बंद कर देती होती है। संविधान तथा विभिन्न स्थानों पर तथा इन समितियों का उल्लेख करता होता है लेकिन उनकी तथा संरचना कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष तथा प्रावधान नहीं करता होता है। इन सभी तथा मामलों का निर्धारण तथा दोनों सदनों के नियमों द्वारा किया जाता है। विस्तृत समीक्षा क्या होती है? और सरकार की तथा जवाबदेही को बनाए रखती होती है। गैर तथा पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करती है। अब कार्यपालिका पर तथा नियंत्रण बनाए रखने में अधिक तथा भूमिका निभाने में तथा विपक्ष की तथा सहायता करती है। और संबंधित तथा हितधारकों से तथा संलग्नता बनाए रखती है और वित्तीय तथा विधेयक बनाए रखती है। आचार समिति क्या होती है? इथिक्स एंड कमेटी क्या होती है? सुर्खियों में क्यों होती है? आचार समिति द्वारा लोकसभा सदस्यों हेतु एक आचार संहिता निर्मित तथा करने का निर्णय लिया गया होता है। आचार समिति के बारे में क्या होता है? इस समिति की तथा स्थापना राज्यसभा में 1997 और तथा लोकसभा में 2000 में की गई होती है। यह समिति संसदों हेतु आचार तथा संहिता को प्रवर्तित करती है। यह क्या करती है? दुर्व्यवहार संबंधी मामलों की जाँच भी करती है और ये उपर्युक्त कार्यवाही की अनुशंसा करती है। और यह किसी प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेते हुए भी जांच पड़ताल भी कर सकती है। अब क्या होता है? इस समिति में लोकसभा के 15 और तथा राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होते हैं। अब राज्यसभा सदस्यों के लिए आचार संहिता वर्ष 2005 में निर्दिष्ट की गई थी। अब 213 में क्या है? विशेष अधिकारों का उल्लंघन है। इसमें ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस
प्रिविलेज, विशेष अधिकारों का उल्लंघन कैसे होता है, सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में राफेल जो लड़ाकू जेट विमान होता है, सौदे के संबंध में प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार उल्लंघन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब इसमें क्या था, विशेष अधिकारियों के प्रकार क्या थे, सामूहिक विशेष अधिकार कौन से थे और व्यक्तिगत विशेष अधिकार कौन थे। सामूहिक विशेष अधिकार क्या थे, सदन की कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करना था, सदन की कार्यवाही से बाहरी जो व्यक्ति थे उनको अपवर्जित करना था, और विधायिका की गुप्त बैठक आयोजित करना था। इसमें क्या था, विधायिका की गुप्त बैठक भी आयोजित होती थी। प्रेस को संसदीय कार्रवाई की सही रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। अब क्या है कि जो संसद, प्रेस को संसद की जो कार्रवाई की जो सही रिपोर्ट प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है बिल्कुल, लेकिन यह गुप्त बैठकों के मामले में उपबंध नहीं है, उपलब्ध है। लेकिन ये क्या, गुप्त बैठक जो होती है उसमें क्या उपलब्ध नहीं होती, जो प्रेस वगैरह रहती हैं और रिपोर्टर्स, केवल संसद ही अपनी कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है। केवल संसद ही क्या करते हैं, अपनी कार्रवाइयों को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है। सदन की कार्यवाही, भाषण, मतदान इत्यादि की जांच करने से न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया होता है। मतलब सदन की कार्रवाई और भाषण और मतदान इत्यादि की मतलब जांच करने के लिए क्या किया गया है, एक कमेटी बनाई गई है। न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया, मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। व्यक्तिगत क्या होते हैं, सत्र के दौरान और तथा सत्र के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात तक गिरफ्तारी से सुरक्षा होती है, मतलब गिरफ्तारी सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा केवल सिविल मामलों में उपलब्ध होती है, आपराधिक मामलों में नहीं होती है। कहते हैं सिविल मामलों में होगी, आपराधिक मामलों में नहीं होगी। और संसद में दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायाधीश की कार्रवाई से उन्मुक्ति मिलेगी। अब संसद में कोई भी वक्तव्य दिया गया, किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायाधीश कार्रवाई से उन्मुक्ति मिलेगी, मतलब मुक्ति मिलेगी उसमें। और सदन में तथा सत्र में होने के दौरान साक्षी के रूप में उपस्थिति से उन्मुक्ति मिलेगी। संसदीय विशेष अधिकार के बारे में क्या है, वर्तमान में ऐसा कोई कानून प्रचलित नहीं है जो कि भारत में विधि और निर्माताओं के सभी विशेष अधिकारियों को संहिताबद्ध करता हो। अब जैसे कि वर्तमान में क्या है, कोई भी ऐसा कानून प्रचलित भी नहीं है जो कि भारत में विधि, निर्माताओं के सभी विशेष अधिकारियों को संबंधित करता हो। वस्तुत विशेष अधिकार 5 स्रोतों पर आधारित होते हैं। कितने, 5 स्रोतों पर। संवैधानिक प्रावधान होता है, संसद के विभिन्न कानून होते हैं, दोनों सदनों के नियम भी होते हैं, संसदीय परंपराएं भी होती हैं, व्यक्तिगत व्याख्याएं भी होती हैं। संविधान द्वारा विधायी संस्थानों और तथा उनके सदनों हेतु अनुच्छेद 105 के तहत क्या किया गया होता है, इसके सदनों एवं समितियों के लिए अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल और इसके सदस्यों और समितियों के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए होते हैं। इनके कुछ उद्देश्य है जो विशेष अधिकार प्रदान किए गए होते हैं अनुच्छेद 194 के तहत। इसमें क्या होता है, सदन में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा एवं सदनों में किए गए व्यवहार के संबंध में न्यायिक मुकदमेबाजी में सुरक्षा होगी। भाषण, मुद्रण एवं प्रकाशन के माध्यम से किसी भी तथा अपमान के विरुद्ध रक्षा होती है। यह सुनिश्चित करना होता है कि उनका कार्य संचालन अनावश्यक प्रभाव और दबाव एवं जबरदस्ती के बिना हो। संसद की तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करना होता है। विशेष अधिकार प्रस्ताव किसी सदन द्वारा तब लाया गया होता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को छिपाकर अथवा गलत या विस्तृत तथ्य प्रदान कर सदन एवं तथा उसके एक या एक से अधिक सदनों के विशेष अधिकारों का हनन किया है। विशेष अधिकार समिति क्या होती है, जो संसद रहती है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन में विशेष अधिकार संबंधित स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या रहता है, लोकसभा और राज्यसभा के विशेष अधिकार संबंधी स्थायी समितियां रहती हैं, जिसमें कि 15 से लेकर के 10 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा नामित किया जाता है। इसका कार्य विशेष अधिकारियों के उल्लंघन और संबंधी मामलों की जांच करना होता है। अब इसमें क्या होता है, अध्यक्ष रहता है, सभापति को उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। दल परीक्षण विरोधी कानून कौन सा होता है, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा के 17 बागी विधायकों को निरही का घोषित करने के वहाँ के विधानसभा के पूर्व तथा अध्यक्ष के निर्णय को मान्य ठहराया होता है। लेकिन न्यायालय ने बागी विशेष विधायकों को उपचुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की है। हाल ही में क्या हुआ है, उच्चतम तथा न्यायालय द्वारा संसद को संविधान संशोधन करने के लिए कहा गया होता है, ताकि विधानसभा अध्यक्षों द्वारा अपने विशेष अधिकार का उपयोग करके दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने का निर्णय लेने की अनन्य शक्ति को समाप्त किया जा सके।
दल परीक्षण विरोधी कानून क्या होता है? 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा अंत स्थापित की गई होती है। ये विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधायकों को दल परीक्षण के आधार पर निर्हत घोषित करने हेतु प्रक्रिया को उपबंधित करती है। अध्यक्ष के पास ना तो एक व्यक्ति की निर्हरता की अवधि होती तय करने और जिसके लिए उसे निरर्ही घोषित किया गया होता है, ना ही उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की शक्ति होती है। अब क्या होता है, इस कानून के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को निर्हर्तित किया जा सकता है यदि वह अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग करता है। अब सदन में क्या होता है, मतदान के दौरान राजनीतिक दल के नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करता है और अपने दल के वित्त और सचेतक के आदेश के विरुद्ध सदन में मतदान कराता है और मतदान में से अनुपस्थित रहता है। अब यह क्या होता है, यह उन स्वतंत्रता सदस्यों अथवा मनोनीत सदस्यों जो कि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं पर भी लागू होता है। यह कानून संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होता है। ये क्या होता है, ये कानून संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों पर लागू होता है। कानून के तहत अपवाद है। क्या अपवाद है? जो विधायक कुछ परिस्थितियों में अयोग्य के जोखिम के बिना अपना दम परिवर्तन कर लेते हैं, दल परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, कानून के तहत अपवाद होता है। विधायक कुछ परिस्थितियों में अयोग्य के जोखिम के बिना अपना दल परिवर्तित कर सकते हैं। यह कानून किसी दल को किसी अन्य तथा दल के यह कानून किसी दल को किसी तथा अन्य तथा दल के साथ विलय करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते कि कम से कम 2/3 विधेयक विलय के पक्ष में हो। यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति चुना जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और पद से मुक्ति उपरांत पुनः दल से जुड़ जाता है। संबंधित जानकारी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दल बदल एवं विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। क्या पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय न्यायिक तथा पुनर्विलोकन के अधीन होता है? हाँ, इस कानून में आरंभ में यह प्रावधान होता है कि पीठासीन अधिकारी का विनिमय न्यायिक तथा पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है। वर्ष 1992 की होलोहान बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि अध्यक्ष अयोग्य घोषित करने की शक्ति का प्रयोग करते समय अधिकरण की तरह कार्य करता है और इसलिए आदेश की वैधता न्यायिक समीक्षा के आधार पर होगी। जो विनिश्चित हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए समय सीमा क्या होती है? यह कानून निर्हरता संबंधित एक याचिका पर निर्णय लेने हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष से अयोग्य याचिका पर 4 सप्ताह में निर्णय देने का कहा होता है। राज्य विधान परिषद क्या होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। सुर्खियों में क्यों है? आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के उत्साधन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। विधान परिषद एलसी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, विधान परिषद के उत्सदन या सृजन की प्रक्रिया क्या होती है? संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार क्या होता है? यदि संविधान राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के उत्साधन एवं तथा सृजन में एक संकल्प पारित करे तो संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद का उत्साधन जहां यह पहले से विद्यमान है अथवा इसका सृजन और जहां इसका अस्तित्व नहीं है और कर सकती है। इस प्रकार के विशिष्ट संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत अर्थात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित तथा और मत देने वाले तथा सदस्यों की संख्या के कम से कम तथा 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। संसदीय विधि द्वारा संविधान के अनुच्छेद 168(1)(a) में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें 2 सदन वाले राज्यों के नाम शामिल होते हैं। संसद की यह विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन तथा नहीं मानी जाएगी और इसे एक सामान्य तथा विधान अर्थात साधारण बहुमत द्वारा के रूप में पारित किया जाएगा। जो विधान परिषद वाले राज्य होते हैं, वर्तमान में 6 राज्य होते हैं, नामत होते हैं। आंध्र प्रदेश होता है, तेलंगाना होता है, उत्तर प्रदेश होता है, बिहार होता है, महाराष्ट्र होता है और कर्नाटक में विधान परिषद विद्यमान होती हैं। अब राज्यसभा की तुलना में विधान परिषदों की शक्तियाँ क्या होती हैं? जो वित्तीय मुद्दे एवं सरकार पर नियंत्रण
संबंधित कुछ मामलों को छोड़कर राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्तियां प्रदान की गई होती है, जबकि दूसरी ओर विधान परिषद सभी मामलों में विधानसभा की अधीनस्थ होती है। इस प्रकार जो विधानसभा का विधान परिषद होती है उसमें क्या होता है कि पूर्व वर्चस्व स्थापित होता है। अब किसी सामान्य विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति विधानसभा में विद्यमान होती है। अब जो कोई भी मतलब विधेयक होगा उसकी शक्ति किसमें होगी? विधानसभा में विद्यमान होगी अंतिम शक्ति। परिषद अधिनियम 4 माह की अवधि के लिए विधेयक को रोक अथवा विलंबित कर सकती है। जो परिषद की क्या रहती है? अधिनियम 4 माह के लिए जो अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है एवं विलंबित कर सकती है। और पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में विधेयक को एक माह के लिए रोका जा सकता है। पहली बार में क्या 3 माह के लिए और दूसरी माह में 1 बार के लिए रोका जा सकता है। अन्य शब्दों में क्या होता है? जो परिषद राज्यसभा की तरह पुनरीक्षण तथा निकाय नहीं है, जो परिषद का राज्यसभा की तरह पुनरीक्षण निकाय नहीं है, अपितु यह केवल एक विलंबकारी सदन अथवा एक परामर्शदात्री निकाय है। विलंबकारी सदन परामर्शदात्री निकाय है। यदि कोई सामान्य विधेयक जिसकी उत्पत्ति विधान परिषद में हुई हो, यदि कोई सामान्य विधेयक जिसकी उत्पत्ति कहाँ में? विधान परिषद में हुई हो, उसे विधानसभा में पारित होने के लिए भेजा गया हो और विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। क्या होता है? समाप्त हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक में परिषद तथा प्रभावी रूप से कुछ नहीं कर सकती है। परिषद क्या करती है? कुछ नहीं कर सकती। सब प्रभावी रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में भी विधानसभा ही तथा अभिभावी रहती है। विपक्ष का नेता कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में लोकसभा चुनाव में कोई भी तथा राजनीतिक दल विपक्ष के नेता के पद की योग्यता के लिए आवश्यक सदन में कुल सदस्यों का न्यूनतम 10% प्राप्त नहीं कर सकता। अभी क्या है कि हाल ही में लोकसभा के जो चुनाव में हुए तो उसमें कोई भी राजनीतिक जो दल था विपक्ष के नेता के पद की योग्यता के लिए आवश्यक सदन के कुल सदस्यों का न्यूनतम 10% प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कोई भी सदन 10% प्राप्त नहीं कर सकता। विपक्ष के नेता से संबंधित तथ्य कौन कौन से होते हैं? विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद होता है। क्या होता है? एक वैधानिक पद होता है जिसे सदन में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 से शक्ति प्राप्त होती है। इस अधिनियम में विपक्ष में सबसे अधिक संख्या वाले दल के उस नेता को उस सदन में नेता प्रतिपक्ष के तथा रूप में परिभाषित किया गया होता है, जैसे कि यथास्थिति राज्यसभा से के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई है। इसमें क्या होता है? जो विपक्ष का नेता होता है वैधानिक सदन होता है, जैसे सदन में विपक्षी नेता या भत्ता अधिनियम 1977 से शक्ति प्राप्त होती है। इस अधिनियम में विपक्ष में तथा सबसे अधिक संख्या वाले दल के उस नेता को उस तरह सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि यथास्थिति राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के तथा अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि विपक्ष के नेता को मान्यता देते समय अध्यक्ष को 1956 में जारी लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। मतलब क्या होता है? विपक्ष के जो नेता होते हैं वो सामान्यतः देते समय तथा अध्यक्ष को 1956 ईस्वी में जारी लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। निर्देशों के अनुसार यदि सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सदस्यों की संख्या सदन की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति अर्थात सदन के कुल तथा सदस्य संख्या के 1/10 के बराबर नहीं होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष उक्त पार्टी के किसी तथा सदन को विपक्ष के नेता का दर्जा देने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, और वह तथा उन पैनलों का सदस्य होता है जो कि CBC एंड CBI के निर्देशन लोकसभा जैसे संवैधानिक एवं संवैधानिक पदों के लिए सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट मेंबर्स एंड बिल कौन कौन से होते हैं? एंड सुर्खियों में क्यों है? जो राज्यसभा में एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक और पुनः तथा स्थापित किया गया होता है जो उम्मीदवार के तथा चुनाव खर्च की समीक्षा को हटाने और राज्य वित्त पोषण का प्रस्ताव करता है। जो गैर सरकारी सदस्यों के बारे में कौन सा होता है? विधेयक कौन सा होता है? जो गैर सरकारी सदस्य कोई भी संसद जो मंत्री नहीं होता है उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की स्वीकार्यता पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन से? पीठासीन अधिकारी द्वारा। ऐसे तथा विधेयक के पुनः तथा स्थापन हेतु उसे सूचीबद्ध किए जाने के लिए सदस्य द्वारा कम से कम 1 माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। प्रत्येक जो सत्र रहता है उसमें अधिनियम 3 गैर सरकारी सदनों के विधेयकों को पुनः स्थापित किया जा सकता है। जहां सरकारी तथा विधेयक को किसी भी दिन
प्रस्तुत किया जा सकता है, उन पर चर्चा की जा सकती है और वहीं गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का केवल शुक्रवार को ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं उन्हें शुक्रवार को ही मतलब उनकी सुनवाई की जाएगी, बाकी जो सरकारी होंगे उनकी रोज़ सुनवाई की जाएगी। जो गैर सरकारी सदस्यों के लिए किसी विधेयक उच्चतम न्यायालय और आपराधिक अपीलीय क्षेत्र अधिकार विस्तार विधेयक 1968 को अंतिम बार दोनों सदनों द्वारा वर्ष 1970 में पारित किया गया है। अब तक गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित कुछ 14 विधेयक जिसमें से 5 राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए थे और पारित किए जा चुके हैं। जो गैर सरकारी सदनों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु धन विधेयक नहीं। अब संविधान संबंधित जानकारी कौन सी होती है? चुनाव खर्च अधिनियम सीमा क्या होती है? जो भारत निर्वाचन आयोग में लोकसभा चुनाव 2019 में उम्मीदवारों के लिए 70 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई होती है। इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए खर्चों के लिए बैंकों में खाता खोलना अनिवार्य किया गया था। इसमें क्या किया था? खर्चों का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। गलत खाता सूचना एवं अधिनियम सीमा सीलिंग से अधिक खर्च के लिए 3 वर्ष तक के लिए निर्हरता का प्रावधान भी किया जा सकता है। हालांकि जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार खर्च पर कोई सीमा आरोपित नहीं की जा सकती। जो विधेयक का व्यक्तिगत होना क्या होता है? लैप्सिंग ऑफ बिल क्या होती है? सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में उपराष्ट्रपति ने उस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया है जो कि राज्य लोकसभा के में सदन की लोकसभा में समय की बर्बादी करने वाला विधेयक के व्यक्तिगत को स्वचालित बनाता है और तथा व्यक्तिगत विधेयक के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 107 में क्या होता है? विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध करता है और उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में विघटन पर विधेयक का व्यापकगत होना है। लोकसभा में प्रारूप एवं विचारणीय विधेयक व्यापकगत हो जाएगा। जो राज्यसभा द्वारा प्रारूप एवं पारित तथा विधेयक को लोकसभा में विचाराधीन के व्याप्तगत हो जाएगा। जो लोकसभा द्वारा जो प्रारंभ और पारित विधेयक होता है जो राज्यसभा में विचाराधीन होता है और व्याप्तगत हो जाएगा। जो राज्यसभा द्वारा प्रारंभ कोई भी विधेयक होता है जिसे कि लोकसभा द्वारा संशोधन सहित लौटा दिया जाता है, लोकसभा द्वारा संशोधन करते हैं तो उसमें लौटा दिया जाता है और उसे राज्यसभा में विचाराधीन हो व्याप्तगत हो जाएगा। विधेयक व्यक्तिगत न होने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी होती है? राज्यसभा में विचाराधीन कोई विधेयक जो कि लोकसभा द्वारा पारित न हो व्याप्तगत नहीं होता। जो राज्यसभा द्वारा लोकसभा का विघटन होने के पूर्व किसी विधेयक हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आह्वान किया गया हो तो वह व्याप्तगत नहीं होगा। अब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक होता है जो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन होता है, व्याप्तगत नहीं होता है। दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है, व्याप्तगत नहीं होता है। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद क्या होता है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली विधानसभा के विधेयकों को अयोग्य घोषित कर दिया। दिल्ली विधानसभा के जो विधेयक है उनका अयोग्य घोषित कर दिया होता है। लाभ का पद क्या होता है? अनुच्छेद 102 1A और 191 1A के लाभ के पद के आधार पर निर्हरताओं का उल्लेख किया गया होता है, किंतु लाभ के पद को ना तो संविधान में परिभाषित किया गया होता है ना ही जनता प्रतिनिधित्व अधिनियम में, परंतु इसे ना तो संविधान में और ना ही तथा लोक तथा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अब क्या होता है? प्रभुत्व और बारदोलाई और बनाम और प्रभुत्व राय और बाद 2001 में उच्चतम न्यायालय ने लाभ के पद की जांच के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित किया है। कौन कौन सा होता है? क्या वह नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है? क्या पदस्थ व्यक्ति को हटाने अथवा बर्खास्त करने का अधिकार सरकार के पास होता है? क्या सरकार किसी पारिश्रमिक का भुगतान कर रही है? पदस्थ व्यक्ति के कार्य क्या होते हैं और एवं वह क्या वह तथा ये सरकार यह कार्य करने सरकार के लिए कर रहा होता है और तथा क्या किए जा रहे तथा इन तथा कार्यों के निष्पादन पर तथा सरकार का कोई तथा नियंत्रण होता है। कालांतर में जया तथा बच्चन तथा बनाम से भारत तथा संघ बाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे
अग्र तथा लिखित प्रकार से परिभाषित किया है। ऐसा तथा पद जो कि तथा किसी लाभ अथवा मौद्रिक अनुलाभ को प्रदान करने में सक्षम होता है और इस प्रकार लाभ के तथा पद वाले तथा मामलों में लाभ का वास्तव में तथा जो प्राप्त होना नहीं अपितु लाभ प्राप्ति की संभावना का निर्णायक कारण होता है। 2.2 में क्या होगा, मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन क्या होता है, कैबिनेट कमेटी रिकंस्ट्रक्शन। सुर्खियों में क्यों है, हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा 2 नई समितियां निवेश और तथा विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति और तथा रोजगार कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति के गठन सहित 8 प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इसका मतलब जो पुनर्गठन किया गया है 2 समितियों का। और जो मंत्रिमंडलीय समितियां कौन कौन सी होती हैं, ये संविधानेतर निकाय होती हैं और जिनकी सदस्यता से संबंधित प्रावधान भारत सरकार कार्य संचालन निगम 1961 में उपबंध किए गए होते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों की मांग के अनुसार गठित किया गया है। समय की अनिवार्यता होगी और परिस्थिति की जो मांग होती है उसके अनुसार उनको गठित कर दिया गया, इसलिए इनकी संख्या, नामकरण एवं संरचना तथा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। वर्गीकरण ये 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी एवं तथार्थ होती हैं। स्थायी समितियाँ स्थायी तथा प्रकृति की, जबकि तथार्थ समितियाँ अस्थायी प्रकृति की होती हैं। प्रकार क्या होते हैं, ये मंत्रिमंडल के अत्यधिक तथा कार्यभार को कम करने हेतु एक प्रकार के संगठनात्मक उपकरण होते हैं। ये समितियां नीतिगत मुद्दों की गहन समीक्षा और प्रभावी समन्वयन की सुविधा प्रदान करती हैं और मुद्दों की तथा गहन समीक्षा और प्रभावी करती हैं। मंत्रिमंडल इसके द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अब संरचना में क्या होता है, सामान्यतः इसमें केवल कैबिनेट तथा मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों को भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है। अन्य संबंधित जानकारी कौन कौन सी होती है, पुनर्गठन समिति निम्नलिखित कौन कौन सी होती हैं। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति होती, ACC होती। इसके द्वारा केंद्रीय सचिवालय, सार्वजनिक उद्यम, बैंक, 3 सेवाओं के प्रमुख आदि से संबंधित सभी उच्च स्तरीय नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है और इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर प्रतिनियुक्ति, सेंट्रल डिप्यूटेशंस होने वाले अधिकारों को स्थानांतरण के संबंध में निर्णय दिया गया था। आर्थिक मामलों संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति CCEA क्या होती है, इसके द्वारा एक सुसंगत एवं एकीकृत आर्थिक नीति विकसित करने हेतु आर्थिक प्रवृत्तियाँ, समस्याएं और तथा संभावनाओं की समीक्षा की जाती है। यह कृषि उपज की कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। ठीक, कृषि उपज की कीमतों और वस्तुओं की निर्भर पर भी करती है। यह अधिनियम लाइसेंसिंग नीतियों और तथा ग्रामीण विकास एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करती है। यह 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रावधानों की भी विचार करती हैं। अब इसमें क्या होता है, संघीय कार्य समितियां मंत्रिमंडलीय समिति क्या होती है, ये संघीय सत्रों के लिए समय सारणी तैयार करती है। ठीक है, और संसद में सरकारी कार्यों की प्रगति की निगरानी करती है और यह गैर सरकारी कार्यों की समीक्षा करती है और यह भी निर्धारित करती है कि किन सरकारी विधेयकों और प्रावधानों को प्रस्तुत किया जाना है। अब राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या है, इसके द्वारा घरेलू एवं विदेशी मामलों से संबंधित सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। अब सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति कौन सी होती है, इसके द्वारा कानून एवं व्यवस्था, सुरक्षित आंतरिक सुरक्षा एवं आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा निहितार्थताओं से संबंधित विदेशी तथा मामलों पर नीतिगत कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर भी निगरानी करती है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में किए गए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है। ये रक्षा उत्पादन विभाग और DDP और तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, सर्विस तथा कैपिटल्स एसोसिएशन, प्लान, स्कैप्स और सुरक्षा संबंधित उपकरणों की खरीद योजना से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। आवास संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति कौन सी होती है, ये सरकारी आवासों के आवंटन के संबंध में दिशा निर्देश अथवा नियत निर्धारण करती है और जिसके अंतर्गत संसद सदस्यों के लिए आवंटित किए जाने वाले आवास भी शामिल होते हैं। नई समितियों के अंतर्गत सम्मिलित कौन होता है, निवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति कौन कौन सी होती हैं, इसके द्वारा एक निहित
समय सीमा के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली 1000 करोड़ रुपए या इससे अधिक के निवेश की अब संरचना और विनिर्माण तथा संबंधी परियोजनाएं अथवा इसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं की पहचान की जाएगी। इसके द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपेक्षित अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान करने हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही इसके द्वारा इस प्रकार की परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी भी की जाएगी। रोजगार और कौशल विकास मंत्रिमंडलीय समितियां कौन कौन सी होती हैं? अब इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा कौशल तथा विकास के लिए सभी नीतियां, कार्यक्रम और योजनाओं एवं पहलों की दिशा प्रदान की जाएगी जिसका उद्देश्य वृद्धिशील और अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने और जनसांख्यिकी लाभांश के लाभों को प्राप्त करने हेतु कार्यबल की रोजगार क्षमता को बढ़ाना होता है। उल्लेखनीय है कि कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना होता है, रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देना होता है और संबंधित कारणों की पहचान करना होता है और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं और उपलब्धता के मध्य विद्यमान अंतराल को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना आवश्यक होता है। मंत्रालयों द्वारा संचालित तथा सभी कौशल विकास तथा पहलों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए इन तथा समितियों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा और समय समय पर इस संबंध में इसकी तथा प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आवास तथा संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय कार्य समिति मंत्रिमंडलीय समिति को छोड़कर प्रधानमंत्री उपर्युक्त 6 समितियों का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री 6 समितियों का अध्यक्ष होता है।